Hello, guys. I hope you guys are doing good, great, and amazing. Welcome to our channel, Home Educators. आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा. So, European Union is an important topic for you guys because it comes for 10 marks and also for 5 marks. I'll tell you how. So, discuss the European Union with the help of given points. Comes for 10 marks, जहाँ पे तुम्हें हिस्ट्री, यूरोपियन कमीशन, पार्लियामेंट, काउंसिल एंड जस्टिस के बारे में लिखना पड़ता है. 4 key institutions plus the history. 5 marks के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यू विल हैव टू स्क्रैप आउट दिस हिस्ट्री पार्ट एंड सिर्फ ये 4 की इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है. सो आज तो हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे हम 10 मार्क्स का, तो ध्यान दे देखिएगा. लेट्स गो. ओके, सो यूरोपियन यूनियन, ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग लेट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हाउ डिड यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो एज वी ऑल नो, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो टू, यूरोपियन यूनियन आने से पहले, आफ्टर वर्ल्ड वॉर एग्जैक्टली, इफ आई मीन टू से, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज लॉट ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन among Western European countries. There were just two sole superpowers who could overcome this instability. इतना जो भी massive destruction हुआ है उसको overcome करने के लिए सिर्फ ये दोनों लोगों ने ही overcome किया अच्छे से. So who were those? Soviet Union and USA. तो USA thought of providing support financially and economically plus technologically. सपोर्ट प्रोवाइड करने का सोचा था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ताकि उनका इकोनॉमी थोड़ा बूस्ट हो सके. तो जैसे तैसे यूएसए ने 13.3 अप्रॉक्स 13.3 बिलियन फंडिंग प्रोवाइड किया था बाकी के सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को. अभी क्यों वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज? क्योंकि यूएसए के अंडर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, तो उन लोगों को ही यूएसए ने ज़्यादातर फंडिंग प्रोवाइड किया था, राइट. सो कैसे? तो बाकी के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बढ़ा लिया. तो अभी इन लोगों ने कम्युनिटी बनाया आपस में, जहाँ पे दे टॉक्ड अबाउट कि कैसे पीस एंड कोऑपरेशन करेंगे, बल्कि आगे आने वाले कोई भी अगर वॉर होने वाली है तो उसको प्रिवेंट करते हैं एक साथ काम करके. तो हाउ डिड दे डू दैट? दे क्रिएटेड अ कम्युनिटी जहाँ पे दे डिड अ ट्रेडिंग ऑन दिस बेस ऑफ कोल एंड स्टील. अभी वाई पर्टिकुलरली कोल एंड स्टील? इफ यू आस्क, दे फोकस्ड ऑन मिलिट्री रिसोर्सेज, जहाँ पे कोल इज एन एनर्जी फ्यूल, ऑफकोर्स तो रेलवे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, एंड स्टील यू माइट नो मशीनरीज, वेपनरीज, सारे मिलिट्री रिसोर्सेज में ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होती है. तो बाय मैनेजिंग दीज टू थिंग्स, हर एक यूरोपियन कंट्री ने दे मेड श्योर दैट कोई भी सीक्रेटली वेपनरीज या फिर कोई मिसाइल तैयार नहीं कर रहा है. तो दिस इज हाउ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन वाज लेड टू, जहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे एक एक कम्युनिटी बनाना शुरू किया. तो दैट्स हाउ इन 1951 वी हैव यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. एंड उसके बाद यही कम्युनिटी को देख के बाकी के सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने एक और कम्युनिटी बनाया जो सिर्फ कोल एंड स्टील में ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक वाइज ज़्यादा फोकसिंग था. तो इकोनॉमिक वाइज ज़्यादा फोकसिंग यानी क्या? ऑफ कोर्स यू हैव ट्रेड रिगार्डिंग ऑल दो सेक्टर्स, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्री वाइज कैसे और अपने कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं, वो उसी रीज़न से इन्होंने एक और इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया जो सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फोकस करता है. तो दैट्स हाउ वी हैव 1957 में EEC, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. द नेम ऑल्सो सजेस्ट द सेम, इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस है. तो जैसे जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रीज, तो इनिशियली यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में बहुत कम कंट्रीज थे शामिल. धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंट्रीज ने इंटीग्रेट करना शुरू किया, उसमें इस कम्युनिटी में एडअप होना शुरू किया. तो वो एक कम्युनिटी से कब ऑर्गेनाइजेशन बना और ऑर्गेनाइजेशन से कब एक यूनियन बन गया पता ही नहीं चला. एंड दैट्स हाउ वी हैव सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं फोकस करने वाला कम्युनिटी, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इंक्लूड हो गई थी. So that's how we have our European Union, where 27 member states are included who work together for creating political and economical stability. So why was this created? Taki there will be a single market and free flow of goods and services. And also the formation, European Union established होने से पहले you have 1951 में ECS, then you have 1957 में EEC, and 1973 में European Parliament बुलाई गई थी on how can we establish the European Union. एंड 1980 में कैसे हर एक कंट्रीज कॉमन मार्केट को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो अभी इतने सारे मेजर्स लिए हैं तो उसका थोड़ा मैप देख लेते हैं कि 27 कंट्रीज कौन कौन से हैं. तो एट प्रेजेंट यू हैव 27 कंट्रीज. दिस इज अ मैप इन अ एलॉबरेटिव वे जहाँ पे यू हैव ओरिजिनल मेंबर्स. तो कौन कौन से ओरिजिनल मेंबर्स थे? यू हैव नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, लक्स सोक नहीं है, दैट इज लक्समबर्ग. देन यू हैव फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, इटाली. तो ये सारे जो भी पर्पलिश कलर में दिख रहे हैं वो सारे ओरिजिनल मेंबर्स है.
जो इनिशियली वो कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने मदद किया था। देन यू हैव लॉट मोर कंट्रीज, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेट होते गए, एडअप होते गए, तो धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज ने हर एक ईयर में ज्वाइन करना शुरू किया। तो यू हैव ग्रीन पार्ट में स्वीडन एंड फिनलैंड हु जॉइंड इन 1995। देन यू हैव 2004 में जो भी बाकी के पोलैंड, लुथिनिया, लैटविया, एस्टोनिया, इन लोगों ने धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू किया। तो यू हैव दिस होल मैप विच टेल्स यू कैसे धीरे धीरे एक एक ईयर वाइज ईयर सारे कंट्रीज इंटीग्रेट होके एक पूरा प्रॉपर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, एक यूरोपियन यूनियन बन गया था। अभी थोड़ा एलॉबरेटिव वे में देखते हैं कि ऐसे क्या क्या ट्रीटीज साइन किए गए थे यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए। सो हियर यू हैव ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से शुरू हुआ था, जहाँ पे 6 कंट्रीज एक साथ मिलकर उन्होंने साइन अप किया था ट्रीटी ऑफ रोम इन 1957। बेल्जियम, फ्रांस, इटाली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड विथ जर्मनी। सिर्फ जर्मनी नहीं, वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि यूएसए के अंडर आता है जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो इन्होंने मिलकर 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया था। ये एक ट्रीटी साइन किया था। अभी ये रोम क्यों एग्जैक्टली नाम दिया गया है, क्योंकि इटाली में एक जगह है रोम, तो वहाँ पे साइन किया था, तो एग्जैक्टली वही का नाम उन लोग ने दे दिया। अभी इसका मेन एम यही था कि जब भी सिंगल मार्केट है, जो भी ट्रेडिंग किया जा रहा है, उसके रिलेटेड जो भी बैरियर्स आते हैं, ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स आते हैं, उसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, वो ये ट्रीटी का मेन एम था। ठीक है। देन यू हैव डायरेक्टली maastricht ट्रीटी विच वॉज साइंड ऑन 7 फरवरी 1992। जैसे मैंने कहा, देयर वाज अ शिफ्ट जहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से इट बिकेम एन यूनियन। ये कैसे बना? 1973 में वहाँ पे लिखा था कि यूरोपियन पार्लियामेंट था, वेयर इट टॉक्ड अबाउट कि कैसे हम यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इट गॉट बिल्ड अप, ऑर्गेनाइजेशन से यूनियन बना, एंड दैट्स हाउ इन 1992 दे साइंड द maastricht ट्रीटी। अब ये maastricht अगेन जगह का नाम है, लक्समबर्ग में, लक्स करके लिखा है वहाँ पे, तो लक्समबर्ग में एक जगह का नाम है maastricht। तो वहाँ पे ये ट्रीटी साइन की गई थी पार्लियामेंट बना के, तो इसलिए उसी का नाम आ गया है। तो maastricht ट्रीटी वॉज साइंड इन 7 फरवरी 1992। प्लीज ये डेट याद रख लेना, इट इज इम्पॉर्टेंट। सो टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन, तो अभी ये यूरोपियन यूनियन क्रिएट तो कर दिया, एंड इन्होंने एक और ये कम्युनिटी में बात भी किया है कि सिंगल मार्केट है। तो सिंगल मार्केट के टाइम पे जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही है, उनके ट्रेड इश्यूज ज़्यादा ना आए, यानी कि मॉनेटरी वाइज जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस रिलेटेड इश्यूज ना ज़्यादा आए, इसलिए इन्होंने क्या किया, यूरो एक कॉमन करेंसी को अडाप्ट कर लिया था। तो जितने भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में आपस में ट्रेड कर रही है, उन लोगों को ये यूरो, ये कॉमन करेंसी में ही ट्रेड करना वॉज इम्पोर्टेंट। सो ये कभी एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 1999। तो ये बहुत सारे कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन में अपनाया था, सिवाय 3 कंट्रीज के, यूके, स्वीडन एंड डेनमार्क। दे डिड ट्रेडिंग वाया देयर ओन करेंसी। बाकी के सारे कंट्रीज ने ये जो कॉमन करेंसी है उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। अभी ये जो यूरो कॉमन करेंसी अपनाया है, अडाप्ट किया गया है बाय यूरोपियन यूनियन, व्हाट डिड दे डू, जो भी कंट्रीज यूरो एज अ कॉमन करेंसी यूज कर रही है, उन लोगों का एक जोन बना दिया था जहाँ पे दे वर लेबल्ड एज यूरो जोन। जो भी कंट्रीज यूरो एज अ कॉमन करेंसी यूज कर रही है, उन लोगों का नाम पड़ गया यूरो जोन। सो आउट ऑफ 27 कंट्रीज, 19 हैव अडॉप्टेड दिस यूरो कॉमन एज अ करेंसी। ठीक है। सो दिस इज द मैप ऑफ यूरो इकोनॉमिक कम्युनिटी। अगेन यू हैव ईयर वाइज कौन से कंट्रीज ने धीरे धीरे ईयर वाइज ईयर ज्वाइन करते गए। जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में दे वर जस्ट ओरिजिनल मेंबर्स, ये जो पर्पल में दिख रहा है तुम लोग को, दीज वर द ओरिजिनल मेंबर्स। ये 6 ही मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर साइन किया था। लेटर इन अपकमिंग ईयर्स यू हैव लॉट मोर countries which joined in this organization, and that's how we have a union, and that's how European Union was created. Now let's see कि ये जो भी था यूरोपियन कम्युनिटी या फिर यूरोपियन यूनियन ने एक सिग्निफिकेंट व्हाट डू यू से सिग्निफिकेंट टास्क जो भी किया था बाय अडाप्टिंग यूरो फॉर मेकिंग द ट्रेड ईजियर। तो दिस वाज फॉर मेकिंग द ट्रेड ईजियर, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी इशूज सॉल्व हो रहे हैं। इन्होंने एक और सिग्निफिकेंट स्टेप लिया यूरोपियन यूनियन ने, जहाँ पे दे मेड ट्रैवलिंग ऑल्सो ईजियर, नॉट ओनली फॉर यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर सिटीजन्स लिविंग इनसाइड दम, लिविंग इन द कंट्री। उन लोग के लिए भी ट्रैवलिंग कैसे इजी किया जा सकता है, वो भी इन लोगों ने एक मेजर स्टेप लिया, एंड वी हैव शेंजन एग्रीमेंट। तो अब ये शेंजन एग्रीमेंट क्या है एग्जैक्टली? तो शेंजन comes from the name which is a village's name that is in Luxembourg again। तो वहाँ पे ये टीटी साइन किया गया था by 5 यूरोपियन कंट्रीज, यू है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग एंड नेदरलैंड्स। ये 5 कंट्रीज ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया था, जहाँ पे दे मेड traveling much more easier, there was a free movement, goods and services without any difficulties pass किया जा सकता है from one border to another। तो traveling easy हो गया का मतलब क्या है? They removed border checks between most of the European countries। तो एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में तुम्हें जाना है तो यू रिक्वायर पासपोर्ट, वीजा, ये सब की रिक्वायरमेंट्स होती है।
अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो द होल प्रोसीजर, वो आगे बढ़ने नहीं देते। तो दीज पीपल स्क्रैप्ड इट आउट। उन लोगों ने यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज है वो लोग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ पे दे सेट गुड्स एंड सर्विसेज अगर टाइम पे पहुंचने हैं, या फिर सिटीजन जो भी यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, उन लोग के लिए हम ये ईजी सोल्यूशन देंगे कि सिर्फ अगर शेंजन वीजा रहा तो दे विल बी एबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्रीज बॉर्डर टू अनदर कंट्रीज। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स हाउ Schengen agreement came into existence, and they created a Schengen visa in this agreement too. So what does it say? A Schengen visa permits travel across all the countries with one visa. यानी कि यही वीजा अगर हर एक कंट्री या फिर सिटीजन के पास रहा तो they can travel from one border to another border without any delays. Allowing short stays up to 90 days for tourism, business and family tours. So 90 days तक if you have this visa, you can cross the one country's border to another country's border without any delays, and up to 90 days the citizens या फिर जो भी family business या फिर किसी भी trading related चीज़ों के लिए जा रहे हैं, they can stay up to 90 days there if you have this Schengen visa. तो ये है Schengen area जहाँ पे they have given Schengen member कौन कौन है, at the same time EU के भी member है. So कुछ ऐसे countries है जिन्होंने शेंजन एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किया, एट द सेम टाइम ईयू के भी मेंबर थे वो लोग. सम मेंबर कंट्रीज वर दिस जहाँ पे वो लोग ने ईयू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया एंड शेंजन एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. तो दैट इज द पार्टीशन फॉर यू गाइस. सो शेंजन एंड ईयू मेंबर कौन कौन है, जहाँ पे तुम्हें येलो कलर दिख रहा है, तो यू हैव स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, स्पेन. ये सारे कंट्रीज ऐसे कंट्रीज है जो शेंजन के भी मेंबर थे, एट द सेम टाइम ईयू के भी मेंबर थे. देन यू हैव EU मेंबर बट नॉट अ शेंजन मेंबर, जो EU के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या फिर उसी में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट नॉट दी अदरवाइज, दैट इज शेंजन में नहीं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यू हैव डार्क येलोइश, तो रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, ये सारे लोग सिर्फ EU के मेंबर थे, शेंजन के नहीं थे. देन लास्ट यू हैव मेंबर ऑफ शेंजन बट नॉट ऑफ EU. शेंजन के ही मेंबर है, EU के नहीं है. तो वो कौन कौन से, जस्ट आइसलैंड एंड नॉर्वे. तो दिस इज द पार्टीशन ऑफ हाउ ईच कंट्रीज टुक अप देयर अकॉर्डिंगली, कौन से रिलेटिवली कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एग्रीमेंट्स के फॉलो करने हैं. तो दिस इज द होल प्रोसीजर जहाँ पे इकोनॉमिक वाइज EU ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिया टू बूस्ट अप देयर इकोनॉमी. तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो लोग ने बहुत कोशिश की, तो शेंजन एग्रीमेंट बना लिया. एंड देन यू हैड ट्रेडिंग में कैसे इजीली कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कैसे ईजी कर सकते हैं. तो दिस वाज just the gist of how did EU establish properly. At the same time क्या क्या measures उन्होंने लिए थे ताकि इकोनॉमी हर एक वेस्टर्न कंट्रीज में बूस्ट अप हो सके. नाउ लेट्स सी द पॉलिटिकल साइड ऑफ यूरोपियन यूनियन कि पॉलिटिकली EU ने कैसे स्मूथली सारे मेजर्स को रन करने का सोचा था. तो यू हैव 3 मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 मेन ब्रांचेस है, दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल आर्म. तब ये 3 ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है 4 इंस्टीट्यूशन में फर्दर. सो यू हैव यूरोपियन कमीशन विच प्रपोजेस लॉज एंड पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस. तो अब ये सारे इंस्टीट्यूशन का एक एक रोल है, एक एक सिग्निफिकेंस है, लाइक व्हाट दे एग्जैक्टली डू इन दैट यूरोपियन कम्युनिटी. तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, जो है तुम्हारा यूरोपियन कमीशन. तो यूरोपियन कमीशन को ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म भी कहा जाता है. बाय द नेम इट सजेस्ट एग्जीक्यूटिव. हर एक लॉज जो भी प्रपोज कर रहा है यूरोपियन कमीशन, उसको एग्जीक्यूट करना यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है यूरोपियन कमीशन का. तो ओवरऑल इफ आई से यूरोपियन कमीशन गिव्स न्यू आइडियाज कि कैसे तरह तरह के लॉज ला सकते हैं एंड कैसे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. दैट्स व्हाट इज द रोल ऑफ यूरोपियन कमीशन, जहाँ पे दे जस्ट सजेस्ट एन आइडिया एंड वो इम्प्लीमेंट करते हैं. बट अब ये इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली नहीं होता है. ये आइडिया पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के पास जाता है एंड देन यूरोपियन काउंसिल के पास जाता है. If these two branches, if these two institutions approve the law that has been suggested by European Commission, then European Commission उसको implement करती है. So that's how it works, like it is correlated. European Commission laws को propose करेगी, it will give you an idea. वो idea जाएगा Parliament and Council के पास. They will discuss, they will debate about it and think whether it is feasible for citizens or not, and फिर वो यूरोपियन कमीशन को अप्रूवल देगी कि ठीक है, now you can proceed with this idea and you can implement it further. And next you have European Court of Justice. When does it comes with to the picture? जब यूरोपियन कमीशन actually उसको implement करती है, and if any member country of the European Union doesn't follow the rule or law that has been implemented by European Commission, तब Court of Justice comes into the picture.
तो व्हाट डज इट डू, कोई भी कंट्री अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रही है ठीक से या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर रही है तो इट माइट टेक एक्शन ऑन देम, या फिर एक एजुडिकेट यानी कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट भेजेगी ऑन हाउ दे शुड फॉलो दी सर्टेन रूल्स दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द यूरोपियन कमीशन. सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली वर्क्स. तो यहाँ पे तुम लोग को दिया है जुडिशियल आर्म यूरोपियन कोड ऑफ जस्टिस मेक श्योर दैट एवरीवन रेस्पेक्ट्स द लॉ एंड रेगुलेशंस that has been implemented by European Commission. European Commission is an executive bureaucratic arm which proposes laws and implements policy decisions which have been approved by Parliament, European Council, which is a legislative arm whose role is passing and approval of laws. So this is a basic idea. अब थोड़ा textual में देखते हैं कि textbook ने कैसे थोड़ा सा इन लोग को रिफाइन करके इनके रोल्स को असाइन किया है. तो these are the 4 key institutions, ये जो भी है. तो फर्स्ट यू हैव इज यूरोपियन कमीशन. इसका मेन काम यही है that it draws proposals for new European legislation and it implements the policy decisions of European Parliament and the Council of EU. तो ये पार्लियामेंट और EU का जो भी अप्रूवल आ रहा है उसके हिसाब से यूरोपियन कमीशन विल प्रोसीड फर्दर. देन यू हैव यूरोपियन पार्लियामेंट. अभी यूरोपियन पार्लियामेंट, इफ आई हैड टू से इट इन अ वर्ड, it is a representative of citizens select the members of the parliament कि कौन से members होने चाहिए and accordingly the parliament works. तो citizens के needs के basis पे यूरोपियन पार्लियामेंट काम करता है. that is why I said कि it is a representative of citizens. तो अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में कितने members है exactly, note down, this is important. इसके लिए marks मिलते हैं तो एग्जाम में properly लिखना. तो यूरोपियन कोई बच्चे 175 715 लिख देते हैं but it is 751. So the European Parliament is comprised of 751 members who are directly elected every 5 years by the citizen. Okay, and then its role, it is a body entrusted यानी कि उसका क्या responsibility है with legislative, supervisory and budgetary responsibilities. तो कुछ भी अगर यूरोपियन कमीशन, कोई भी अगर यूरोपियन कमीशन लॉ पास ऑन कर रहा है या फिर आइडिया सजेस्ट कर रहा है, उसके लिए कितना फंडिंग जरूरत पड़ेगा, कैसे प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, आर दीज मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, ये सब कुछ यानी कि सुपरवाइजरी सब कुछ उसमें आ गया. नाउ दिस इज द रोल ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कि कैसे सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिलेटिवली वो लोग यूरोपियन कमीशन को पास ऑन करते हैं वो अप्रूवल्स. कूल. देन यू हैव यूरोपियन काउंसिल. अभी यूरोपियन काउंसिल सिमिलर वर्क ही करता है बट व्हाट डज इट डज मोर. द स्ट्रक्चर ऑफ ईसी कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर. यूरोपियन पार्लियामेंट्स में यू डोंट हैव लीडर्स हु टॉक अबाउट बिग अचीविंग गोल्स. यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल में यू हैव प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, हर एक कंट्रीज के मेन लीडर्स एक साथ आते हैं एवरी 4 times a year and वो लोग how can we achieve a big goal. फॉर एग्जाम्पल इफ यूरोपियन कमीशन इज सेइंग जॉब सिक्योरिटी मेंटेन करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, every citizen needs to have a safety measure, or let's say every citizens should be provided water, clean water, तो उसके लिए pollution reduce करना है, तो कौन से issues पे properly tap in करे, ये सब कुछ डिसीजन लेने का काम है यूरोपियन काउंसिल का, जहाँ पे दे टॉक अबाउट वन मेजर इशू एंड दे सॉल्व इट थ्रू आउट द ईयर. तो वो गोल को कैसे अचीव करेंगे, दैट इज द रोल ऑफ यूरोपियन काउंसिल. नाउ इसमें कौन कौन शामिल है, तो प्रेसिडेंट है, यू हैव फॉरेन मिनिस्टर्स in this whole process, and this EU meets 4 times a year and provides a strategic leadership for the EU. तो EU को और कैसे strategically चला सकते हैं, ये यूरोपियन काउंसिल का मेन रोल है. देन लास्टली यू हैव यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो अभी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का जैसे मैंने कहा जस्टिस प्रोवाइड करना है. जस्टिस प्रोवाइड करना इन द सेंस क्या, जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, आर दे एक्चुअली रिलेवेंट टू द सिटीजन्स, ठीक से पहुंच पा रहे हैं या नहीं, आर द सिटीजन्स एक्चुअली रिसीविंग इट, या फिर कुछ EU में गड़बड़ हो रहा है क्या, समवेयर EU पीपल आर लैकिंग, या फिर कोई भी कंट्री ठीक से फॉलो नहीं करी रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो दैट रोल ऑफ लुकिंग अप टू व्हाट ऑल ईच कंट्री इज डूइंग गोज ऑन यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो व्हाट डू दे एक्चुअली डू, इंटरप्रेट एंड एजुडिकेट्स यानी कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना बेस्ड ऑन व्हाट द लॉ हैज बीन सेइंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. As the law has primacy over the nation law of EU member states, as the EU law has primacy यानी कि फर्स्ट फॉर्मर, तो EU जो भी लॉ पास करेगी उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा rather than giving importance to the nation's law. तो EU कोई भी, तो लेट्स से कि EU is the boss and बाकी जो भी अंडर काम कर रहे हैं these are the employees who work under EU. तो EU कोई भी लॉ अगर पास कर रहा है that has to be followed by rest of the countries. That is the roles of 4
यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, मेन इंस्टीट्यूशन, और ये मेन इंस्टीट्यूशंस का इतना ही एक्सप्लेनेशन है, बट विल हैव टू राइट प्रॉपर क्या क्या मेंबर्स, जितने जितने मेंबर्स है वो सब ठीक से लिखना पड़ेगा. तो दीज आर द 4 की इंस्टीट्यूशंस. दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ हाउ EU रन्स पोलिटिकली. तो अभी तुम लोगों को लगेगा कितना सारा है, यू हैव काउंसिल, एवरीथिंग इज कोलाइडिंग एट वंस, सब कुछ खिचड़ी हो रहा है, बट दिस इज हाउ EU वर्क्स पोलिटिकली. इफ यू हैव टू रन अ कंट्री, यू विल हैव टू हैव टू मैनी डिपार्टमेंट्स, ताकि वो यूरोपियन यूनियन थोड़ा तो स्मूथली चले. तो दैट्स हाउ द इंस्टीट्यूशन पार्ट्स एंड. नाउ आई नो कि तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा डेट्स याद रखने पड़ रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री से तो बेटर है, बट स्टिल ज़्यादा डेट्स याद रखने पड़ रहे हैं, तो इसलिए दिस टाइमलाइन माइट वर्क फॉर यू. तो द फर्स्ट वन इज 1951, ECES जो था, कोल एंड स्टील कम्युनिटी, टू पूल कोल एंड स्टील प्रोडक्शन. टू पूल कोल एंड स्टील प्रोडक्शन यानी कि मिलिट्री रिसोर्सेज कैसे और कम करके प्रिवेंट कर सकते हैं वॉर को, इट टॉक्स अबाउट दैट. देन 1957 में यू हैव EEC, सॉरी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, विच जस्ट फोकस्ड ऑन इकोनॉमी सेक्टर, जहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी बैरियर्स आ रहे हैं तो उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. देन यू हैव 1973 में एंड 80 में यूरोपियन पार्लियामेंट एंड सिंगल मार्केट क्रिएटेड, जहाँ पे दे टॉक्ड अबाउट कि यूरोपियन यूनियन कैसे और एस्टैब्लिश कर सकते हैं. देन कट चेज 1992, यू हैव मैस्ट्रिच ट्रीटी. मैस्ट्रिच मैंने बताया था, वो एक जगह का नाम है, कोई भी प्लेस का नाम है, ऐसे ही जो भी ट्रीटीज यहाँ पे मेंशन किए प्लेस का नाम है, ऐसे ही नाम नहीं है वो. और तो दिस ट्रीटी वाज क्रिएटेड ऑन 7 Feb टू क्रिएट द EU. मेन EU का जब भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो ये ट्रीटी के दौर पे बात किया गया था, 1992 के टाइम पे. देन यू हैव 1985 में शेंजन एग्रीमेंट, एंड लास्टली यू हैव द यूरो, विच वाज द कॉमन करेंसी विच वाज लॉन्च. नाउ आई नो एक क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पे 1992 है, यहाँ पे 1985 है, ये क्या डम्बल जम्बल है मैम. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसी ऑर्डर में दिया है, तो आई अज्यूम कि अगर तुम इसी पैटर्न से पढ़ोगे तो याद इजीली रहेगा, वरना द शेंजन एग्रीमेंट केम फर्स्ट एंड द मास्ट्रिच ट्रीटी केम afterwards. So this is the timeline of how did European Union actually came into establishment, and that's how I end my lecture here. That's how we come to an end, and I hope तुम लोग को ये पूरा European Union समझ में आ गया है. Remember this comes for 10 marks, तो अच्छे से पढ़ना, डेट्स याद रखना, एंड जो भी मेंबर, जितने भी मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज, मेंबर्स यूरोपियन पार्लियामेंट के, अच्छे से लिख लेना, ताकि 10 मार्क्स तुम्हारे है, कोई उससे छीन नहीं सकता. ओके, सो बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर. So educated, deep guarantee. So educated.